Good evening, friends. I'm live as promised. Good evening. So I am live as promised, sharp at 5. So I would like to inform that I would be going through and throughout in Hindi because this message is for public. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है, किसी न किसी ने या सभी ने किसी न किसी रूप में सुना भी होगा और किसी न किसी के परिवार में हार्ट अटैक से हो सकता है सुनने में आया भी होगा। तो कोई बहुत नया टर्म नहीं है, बट आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ्स के लिए आज भी रिस्पॉन्सिबल है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ ही है। आज मैं यहाँ पे हार्ट अटैक के बारे में बेसिक्स और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, तो आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये मेरा फेसबुक लाइव आप लास्ट तक इसलिए देखिएगा, उसमें कुछ चीज़ें बताऊंगा कि आप अपना खुद भी कार्डियक रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा तो आप अपना हार्ट रिस्क भी जान पाएंगे, और यही ब्यूटी है आज के फेसबुक लाइव की। तो मैं बताना चाहूँगा कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक कॉमनली जो रिज़ल्ट होता है, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं, इनमें किसी न किसी वजह से अगर रुकावट आती है, जिसकी वजह से हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं हैम्पर होती है या स्टॉप होती है, इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है पेशेंट को। ये जो ब्लॉकेज होता है या जो रुकावट में कमी आती है, ये कोई रातों रात कोई चीज़ नहीं जम जाती है कि रातों रात कुछ ऐसा सडन इवेंट हो गया। ये एक प्रोसेस हमारी आर्टरीज़ में चलता रहता है कुछ महीनों कुछ सालों से, जिसके कारण हमारे आर्टरीज़ में जो मेन आर्टरीज़ होती हैं, और ये खाली हार्ट में ही नहीं होता, ये और हमारे दिमाग की ब्लड वेसल्स में, किडनी की ब्लड वेसल्स में, और इवन रेटिना की ब्लड वेसल्स में भी चीज़ें होती रहती हैं। हार्ट में इसलिए आता है क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और यहाँ पे कुछ सेकंड की ब्लड सप्लाई भी अगर हैम्पर होगी तो ये डेवास्टेटिंग हो सकता है। इट मे बी लाइफ रिस्किंग। तो इसलिए यहाँ की ब्लड वेसल्स में अगर रुकावट आती है तो इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। डैमेज, जो कि एक आर्टरी, 3 मेन आर्टरीज होती हैं, इन सम केसेस एक भी आर्टरी के कारण भी डेथ हो सकती है। ऐसा नहीं कि तीनों आर्टरीज का ब्लॉक होना ज़रूरी होता है कोई हार्ट अटैक के लिए। एक भी आर्टरी जो मेन है, अगर उसमें भी कोई 100% ब्लॉकेज या ऐसा ब्लॉकेज आता है तो इट में रिजल्ट इन टू हार्ट अटैक। अब हम कैसे जानेंगे कि हमें हार्ट अटैक हुआ है? तो क्या वार्निंग साइंस होते हैं? बिल्कुल। हार्ट अटैक में जैसे ही होगा तो हार्ट अटैक में सबसे पहला तो सीवियर चेस्ट पेन होता है, जो कि पेशेंट्स ने या किसी आम आदमी ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा चेस्ट पेन नहीं देखा होता है या नहीं एक्सपीरियंस किया होता है। बट इट्स अ वेरी सीवियर, ऐसा लगता है चेस्ट को किसी ने बांध दिया है, इस तरह का चेस्ट पेन होता है। और साथ में इसके कुछ ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मीन, क्योंकि जब इस तरह का चेस्ट पेन होता है तो हमारा नर्व सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण बहुत पर्सपिरेशन, मतलब कि खूब पसीना आना, घबराहट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं पेशेंट को। और ये धीरे धीरे होकर तेज़ होता रहता है जब तक कि पेशेंट को कोई मेडिकल रिसोर्ट ना मिल जाए या पेशेंट कोई मेडिसिन ना ले ले। तो ऐसा, और ये भी चीज़ है कि सिंपल पेन से स्टार्ट होता है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ एकदम से हार्ट अटैक होता है। तो हल्का सा भी अगर किसी को हार्ट अटैक, चेस्ट पेन हो रहा है या फिर इवन जॉ पेन हो रहा है, शोल्डर पेन, तो बहुत तरह के मल्टीपल चीज़ें बताई। ये तो मैंने आपको बहुत एक टिपिकल प्रेजेंटेशन बताया कि सीवियर चेस्ट पेन। इसके अलावा पेशेंट को सिंपल एक जॉ पे पेन, शोल्डर पेन, हल्का सा एब्डोमिनल, चेस्ट इवन डाउन, इन पेन्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें मेडिकल रिसोर्ट लेना चाहिए। और ये पेन कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है। इसके साथ साथ घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, सांस फूलना, नोजिया सा लगना, और कई बार सिर में भारीपन या सिर में कई बार हल्कापन, ये भी चीज़ें लग सकती हैं पेशेंट को। हमें करना क्या है अगर किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो क्या करना है? तो सबसे पहली चीज़ जो पेशेंट को करनी है, अगर मेडिकल हेल्प है आपके पास, मेडिकल हेल्प मतलब कि आपके पास डॉक्टर है, हॉस्पिटल, तो आप तुरंत वहाँ पहुँचना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप ये जानेंगे कि सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप घबराइए मत, है ना। उसमें घबराहट होगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, वो और चीज़ों को वर्सन करेगा। अगर आसपास कोई मेडिकल हेल्प है तो उसको तुरंत रीच करना है। और क्योंकि चेस्ट पेन ऐसा नहीं कि खाली हार्ट अटैक से ही होता है, और भी कुछ सामान्य कारण होते हैं जिसमें कि चेस्ट पेन पेशेंट को हो सकता है। तो इमीडिएटली हम लोग नॉर्मली मेडिसिन तो बता देते हैं पेशेंट को कि हार्ट अटैक आने पे ऐसा लेना चाहिए, बट बिना डायग्नोसिस के भी दवाई नहीं खानी चाहिए। तो अगर मेडिकल रिसोर्ट मिले तो बेस्ट है, क्योंकि हो सकता है वो हार्ट का पेन ना भी हो, एक ये भी कंडीशन है। ऐसा नहीं कि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक ही होता है,
है ना. इट मे बिकॉज ऑफ आउटिक डाइसेक्शन, मतलब एक हार्ट की नस फट जाती है. कई बार सीवियर कोई लंग्स की इलनेस हो सकती है, कोई आपके फूड पाइप की इसोफेगस की दिक्कत हो सकती है. तो इस तरह का पेन भी हो सकता है. तो बिना डायग्नोसिस के मेडिकेशन आई वुड नॉट सजेस्ट. तो इसलिए बेस्ट है किसी ना किसी मेडिकल हेल्प के लिए आप रीच आउट करिए. ठीक. और अगर आप मेडिकल हेल्प मिल जाती है तो कम से कम इतना डायग्नोस हो जाएगा वेदर इट इज़ कार्डियक इन ओरिजिन और नॉट, कि मतलब ये हार्ट की वजह से है या किसी और की वजह से. ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा ट्रीटमेंट फर्दर उस पर डिपेंड करता है. अगर मान लीजिए कोई और कारण से हैं तो वो दवाइयाँ जो हम हार्ट अटैक पे नॉर्मली देते हैं वो बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट, जैसे कि आउटिक डायसेक्शन जैसी चीज़ें हैं, तो बहुत ही सीवियर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, एज इक्वल एज मायोकार्डियल इंफार्क्शन दैट इज़ हार्ट अटैक. तो इसका डिफरेंशिएशन और डायग्नोसिस भी जितना अर्ली होगा उतना ही अच्छा रहेगा. पर यह है कि यहाँ पहचानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ चेस्ट पेन हो रहा है तो इसको सिंपल, जो लोग कुछ लोग गैस मान लेते हैं, अनइजीनेस को मान लेते हैं कि हाँ गैस बन रही होगी, इंडाइजेशन हो रहा होगा, वो हो सकता है उस वजह से हो रहा हो. बट हमें इस चीज़ को रूल आउट करना चाहिए कि हाँ भाई हार्ट अटैक तो नहीं होगी. हार्ट अटैक जानलेवा हो सकता है, गैस बनना जानलेवा कभी नहीं होगा. आपको गैस बनने से किसी की जान नहीं जाएगी, इंडाइजेशन से किसी की जान नहीं जाएगी, है ना. तो उस चीज़ को रूल आउट करना है जो कि आपको टाइम नहीं देगी. उसमें से वन ऑफ देम इज हार्ट अटैक एंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन किलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ टुडे. हार्ट अटैक के बाद होता क्या है? हार्ट अटैक के बाद मान लिया आपको हार्ट अटैक हुआ तो उसके बाद पेशेंट का कार्डियक फंक्शंस बहुत तेज़ी से गिरता है. तो अगर आपको मेडिकल रिसोर्ट मिल जाता है तो ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट हो जाएगा. ट्रीटमेंट में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा कि ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेल नोन टू ऑल मेडिकल फिटर्निटी पीपल, दे ऑल नो. इवन कुछ कॉमन पीपल भी मेरे से पूछते रहते हैं अक्सर, हम जब क्लिनिक्स में अपने बैठते हैं तो कौन सी दवाई, हम सॉर्बिट्रेट खा लेते हैं, जीभ के नीचे रखने वाली दवाई खा लेते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है. बट वो मैं मेडिकल पार्ट यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा. बट मैं यहाँ पे जस्ट ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अवेयर रहेंगे तभी कोई एक्शन ले पाएंगे और सही एक्शन ले पाएंगे आप. तो इसके पास जैसे ही आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं तो इसमें एक टाइम का है बहुत इम्पोर्टेंस है. जैसे आपको मान लीजिए हार्ट अटैक हुआ और आप टाइम से पहुँच गए, आप विद इन हाफ एन आवर टू 2 आवर्स अगर आप डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कार्डियक फैसिलिटीज़ हैं तो इसमें एंजियोग्राफी, और अगर ब्लॉकेज आता है जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट पे ब्लॉकेज आने के कारण हार्ट अटैक होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है और आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है, एज गुड एज इट वॉज प्रायर टू योर हार्ट अटैक. तो इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत है, मेडिकेशंस लेके कार्डियक इंटरवेंशंस तक. तो अगर मेडिकेशंस तो इमीडिएटली देते ही हैं अगर हार्ट अटैक डायग्नोस हो जाता है एक बार, और उसके बाद कार्डियक इंटरवेंशन भी अगर पेशेंट को टाइमली मिल जाता है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैव. अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राइंडिकेशन, एक मतलब एक वो है कि मान लीजिए चेस्ट पेन की मैंने बात की, तो बट कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स रहता है जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट. तो डायबिटिक पेशेंट में चेस्ट पेन नहीं होगा, इट में हैव ही में गो फॉर अ साइलेंट अटैक. साइलेंट अटैक मतलब उसको चेस्ट पेन नहीं होगा, हल्की सी उसका घबराहट आए, हल्का सा स्वेटिंग आए. तो मैं उन पेशेंट्स को स्पेशली बताना चाहूँगा दैट इज़ डायबिटिक पेशेंट हु आर एट वेरी हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हार्ट अटैक, कि उनको इन सिम्टम्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि उनको टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होगा. उनको सिर्फ एक घबराहट हो सकती है, हल्का पसीना आ सकता है, थोड़ी सांस सिर्फ हो सकती है, और जब तक वो चीज़ें वर्सन हो तब तक कई बार देर हो चुकी होगी. तो उनको ऐसे सिम्टम्स को भी नज़रअंदाज नहीं करना है, खासकर डायबिटिक पेशेंट्स को, और उन पेशेंट को जिनको की हिस्ट्री रही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की या कार्डियक डेथ्स की, या जिसकी फैमिली में ऐसा है. अभी हम बात करेंगे कार्डियक रिस्क फैक्टर्स की, उसमें ये सब चीज़ें कवर होंगी. बट उन पेशेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि उसमें चेस्ट पेन सीवियर नहीं हो सकता है. ये बात नोट करनी है और ये बात पता होनी चाहिए कि हाँ भैया, कोई भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हो, मान लीजिए आपको फैमिली में या कहीं पर कोई ऐसा पेशेंट मिल गया जो घबराहट से बता रहा है, तो आप उससे इतना भी पूछ सकते हैं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है. अगर वो कहता है डायबिटीज़ है तो उसको एज गुड एज उसको हार्ट अटैक मान के उसका आप मैनेजमेंट करिए, उसको डॉक्टर के पास पहुँचाइए, एंड यू कैन सेव अ लाइफ. आप लोग पूछते हैं कि हम पहले हार्ट अटैक से कैसे रिकवर करेंगे. तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी मेडिकल एड ली है या कितनी जल्दी आपको मेडिकल हेल्प मिली है और किस लेवल की मेडिकल हेल्प मिली है. एक होता है जस्ट नॉन इंटरवेंशनल कार्डियक हेल्प इन विच वी ट्रीट पेशेंट्स विद मेडिकेशन ओनली, बट इफ इंटरवेंशन इज अवेलेबल नियरेस्ट वेयर द पेशेंट कैन रीच. बल्कि अब तो इवन एम्बुलेंसेज में इन मेट्रो सिटी में अगर मैं बताऊँ आपको, तो कुछ ऐसी ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जहाँ की वी पिक द पेशेंट एंड बाय द टाइम दे रीच हम रास्ते में ही पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज भी कर देते हैं.
थ्रोम्बोलाइज एक ये विधि होती है जिसमें कि पेशेंट का जो थक्का जम जाता है, अगर उसको उसमें ईसीजी भी रहता है, वेंटिलेटर भी रहता है, ऐसी ऐसी एम्बुलेंसेज आई हैं आजकल जिसमें एडवांस कार्डियक एम्बुलेंसेज बोलते हैं, तो उसमें सारी सुविधा रहती है कि पेशेंट को देन एंड देयर हमने वहाँ लिटाया एम्बुलेंस में, वहीं पेशेंट का ईसीजी हो गया, वहीं पेशेंट डायग्नोज भी हो गया। तो क्योंकि उसमें एक डॉक्टर लेवल का या ट्रेंड पर्सन रहता है जिसको कि ये रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करना आता है। तो then and there he identifies, and then and there in the ambulance, by the time patient reaches, we can thrombolize the patient, and we can save a life while the patient travels and reach the hospital. और ये बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, देखिए मेडिकल साइंसेस का बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। पहले क्या होता था कि ऐसे पेशेंट मान लीजिए सिंपल एम्बुलेंस है तो उसमें पेशेंट तो पहुंच जाएगा, बट वो जो क्रिटिकल टाइम है हाफ एन आवर का या 15 मिनट का, या बड़ा मेट्रो है तो कई बार 45 मिनट तक लग जाते हैं पेशेंट को, तो वो हम सेव कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द गोल्डन आवर। तो अगर हमने गोल्डन आवर को यूज़ कर लिया हमने, या गोल्डन आवर को पेशेंट वहाँ पहुँच गया, तो इट इज़ रियली वंडरफुल, इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स एंड द ईसीजी बिकम्स एज नॉर्मल एज अ नॉर्मल हेल्दी ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी बीइंग। तो इसलिए ये जो टाइम का है बहुत बड़ी चीज़ है टाइम इन केस ऑफ कार्डियोलॉजी, आई वुड लाइक टू से। एंड हमें जानना चाहिए कौन कौन से लोग रिस्क पे हैं, ये भी जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप कैसे रिकवर करेंगे? तो आप जब एक बार आप डायग्नोस हो गए, हार्ट अटैक हुआ आपको, आपका मेडिकेशन हो गया, ये रीच द हॉस्पिटल, आपका इंटरवेंशन हो गया, उसमें पता लग गया आपको कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन द परसेंट ऑफ ब्लॉकेज, दैट इज़ अभी हम लोग मानते हैं 70% से ऊपर ब्लॉकेज हो और सिम्टम्स हो पेशेंट को, तो वी गो फॉर एंजियोप्लास्टी और कार्डियक इंटरवेंशन, उसको बोलते हैं परक्यूटेनियस इंटरवेंशन, कोरोनरी इंटरवेंशन। अगर पेशेंट को ये सब चीज़ें हो जाती हैं और पेशेंट रिकवर हो जाता है तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। हार्ट अटैक के बाद मैं ये बताना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी पे कहानी ख़त्म नहीं होगी। आपने नोट किया होगा कुछ बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि एक बार हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई तो हमारा हार्ट ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल जमता रहता है हमारी धमनियों में, ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है लाइफ लॉन्ग। जब तक हम उस प्रोसेस को नहीं रोकेंगे तब तक ये एंजियोप्लास्टी कोई बीमारी को नहीं ठीक करेगी। ये जस्ट एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जो कि एट द राइट टाइम इट जस्ट ओपन्स द सर्कुलेशन, हार्ट रिसर्कुलेट हो गया, हार्ट काम करने लग गया आपका। बट उसके बाद भी अगर आप रिस्क फैक्टर्स को असेस करके उनको ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो अगेन यू विल एंड अप इन कॉम्प्लिकेशंस। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, एक बार स्टेंट पड़ा, 2 बार स्टेंट पड़ा, तीसरी बार स्टेंट पड़ा, पूछने में बताया कि दवाई तो डॉक्टर साहब नहीं खा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करा ली थी हमने, स्टेंट डलवा लिया था हमने। तो मैंने कहा आपने स्टेंट डलवाया था, आपके उसके बाद आपको डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ बताई होंगी कि आपको लगातार लेनी है, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है, अपना बीपी चेक कराना है, अगर डायबिटिक है तो अपना शुगर कंट्रोल रखना है, स्मोकर है तो आपको स्मोकिंग छोड़नी है। तो ये रिस्क फैक्टर्स का जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे, आप इनको फॉलो अप नहीं करेंगे, इनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो अगेन यू विल लैंड अप इन सच कॉम्प्लिकेशंस लाइक हार्ट अटैक अगेन। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से स्टेंट वाले पेशेंट के पास आए हैं जिनका साल भर पहले स्टेंट पड़ा है एंड दे हैव लेफ्ट मेडिकेशन आउट ऑफ अनअवेयरनेस। मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, बट आउट ऑफ अनअवेयरनेस, उनको जानकारी शायद नहीं थी, या लापरवाही भी कह सकते हैं आप, कहीं हमारी भी लापरवाही होती है, कई बार हम भी पेशेंट को बहुत एम्फेसाइज नहीं कर पाते कई बार हम लोग। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम किया, इसीलिए प्रोग्राम मेरे करने का मकसद ही यही था कि ऐसे पेशेंट जिनको रिस्क है उन्हीं के लिए है प्रोग्राम। ये जो नहीं है कम से कम वो जाने, तो जिनको है उनकी फैमिली में या फ्रेंड्स को, उनको कम से कम कन्वे कर पाएंगे ये चीज़ें। तो ये जानना बहुत है, क्योंकि जानकारी ही आज का सब कुछ है, नॉलेज का वर्ड है ये, और नॉलेज रहेगा तो यूल बी सेफ एंड बी अवे फ्रॉम सच इलनेसेस। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अगर मान लीजिए आपको स्टेंट पड़ गया है तो अपने आप को एक रेगुलर फॉलोअप में रखें, और ये ना समझें कि स्टेंट डलवा के आपने बाईपास करा के किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्टेंट डलवा के या बाईपास करा के आपने किसी बीमारी को ख़त्म कर दिया। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है विच गोज़ फॉर लाइफ। और यहाँ पे अगर मान लीजिए नहीं रुकेंगे, हाँ एक और बात यहाँ पे ऐड करूँगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे मेडिकेशन छोड़ा तो ये जो प्रोसेस हार्ट में हुई है, जो हार्ट की नस आपकी बंद हुई है, ये क्योंकि हर जगह हमारी ब्लड वेसल्स होती है राइट फ्रॉम द ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं बंद होगी तो वहाँ पे स्ट्रोक होगा, दैट इज फालिस होता है पेशेंट को। यही चीज़ अगर रेटिना में होगी, क्योंकि तो ब्लड वेसल्स तो हर जगह हैं और ये प्रोसेस हर जगह चल रही है। ऐसा नहीं कि हार्ट में मैनिफेस्ट हुई तो बाकी जगह की ब्लड वेसल्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हर जगह की वेसल्स इन्वॉल्व हैं इसमें, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसा नहीं कि आपको हार्ट अटैक हो गया तो और आप अच्छे से इलाज कराएंगे तो खाली हार्ट अटैक से ही बचेंगे, आप बाकी बीमारियों से भी इक्वली बचेंगे। जैसे कि आप स्ट्रोक से बचेंगे, आपको ब्रेन की नसें बंद नहीं होंगी, आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी, आप तो आपको स्ट्रोक नहीं होगा। आपका बीपी कंट्रोल रहेगा तो आपका हेमरेज होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाएंगे। आपका रेटिना ठीक रहेगा, आपके रेटिना की ब्लड वेसल्स, रेटिना मतलब आँख का पर्दा, आँख के पर्दे में वेसल्स होती हैं, वो भी बहुत माइनर होती हैं और उनमें भी ब्लॉकेजेस होते हैं और बड़ा अर्ली बल्कि हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। कि कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को अर्ली डिटेक्ट करने का भी तरीका है कि रेटिनल एग्जामिनेशन या फंडस एग्जामिनेशन जिसको बोलते हैं वो भी करते हैं। तो रेटिना को भी आप सेव कर रहे हैं, अपना स्ट्रोक प्रिवेंशन भी कर रहे हैं। अगर सही टाइम पे आपने सही इलाज लिया तो आप स्ट्रोक प्रिवेंशन भी कर लेंगे, रेटिना का प्रिवेंशन भी कर लेंगे, रेटिनोपैथी से बच गए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रीनल फेलियर से भी बच गए, क्योंकि ये रीनल फेलियर भी कॉज करता है। किडनीज इन्वॉल्व होती हैं तो पेशेंट गोज इनटू सीकेडी। और रीनल फेलियर ऐसा है कि एक बार अगर आपका स्टेज 3 या स्टेज 4 रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल डिजीज में आप आ गए हैं तो इसमें आपको किडनी डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी। और डायलिसिस जितना कहना आसान है उतना ही उस परिवार के लिए, उस पेशेंट के लिए मुश्किल होता है और बड़ा दुखदायी भी होता है। मैं कहूँगा उसमें बार बार डायलिसिस के लिए जाना, हफ्ते में 3 बार 3-4 घंटे जाना, पेशेंट का टाइम उसके साथ एक रहता है और डेफिनेटली ये लाइफ में काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ जाता है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे और वो अवॉइड किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। स्ट्रोक के लिए, हार्ट अटैक के लिए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, ये 2 मेन कारण हैं इनके लिए। अगर आपने इनका टाइम से डायग्नोज कर लिया और टाइम से सही मेडिकेशन ले लिया और आप फॉलोअप में रहें तो इनके चांसेस बिल्कुल मिनिमल हो जाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि डायबिटीज के पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ये लाइफ लॉन्ग ठीक रहें। कोई एक दिन ठीक नहीं रखना है इनको, क्योंकि ये डायबिटीज़ एक दिन की बीमारी नहीं है, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग चलना है इसको। तो पेशेंट जितना अच्छा मेडिकेशन लेगा उतना अच्छा रहेगा। उतना अच्छा रहेगा मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। खाली शुगर को ही ठीक रखना एक एम नहीं है हमारा डायबिटिक पेशेंट में। पेशेंट का ओवरऑल वेलबींग रहे, उसकी किडनीज ठीक रहे, उसका हार्ट ठीक रहे, उसका ब्रेन ठीक रहे, उसके आँख का पर्दा ठीक रहे, उसे लाइफ लॉन्ग विजन मेंटेन रहे, उसका कभी उसको ब्लाइंडनेस ना हो। क्योंकि जो आपका जो रेटिनोपैथी होती है इट इज इरिपेरेबल। देयर आर सो मेनी थिंग, एवास्टिन इंजेक्शन, लेजर थेरेपी, बट नन इज 100% एंड नन इज 100% रिजल्ट ओरिएंटेड। लेट मी टेल यू, नन इज कंप्लीट। रेटिनोपैथी एक बार हो गई, एक बार आपका विजन लॉस स्टार्ट हो गया तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दुनिया में जो 100% को वापस ठीक कर दे, बिल्कुल नहीं। सेम एज कि आपको अगर हार्ट अटैक हुआ और आपने टाइम से मेडिकेशन नहीं लिया और आप विंडो पीरियड के बाद पहुंचे अस्पताल तो उतना हिस्सा हार्ट का फिर फंक्शन नहीं करता है, वो अकाइनेटिक बन जाता है या फिर हाइपोकाइनेटिक बन जाता है। तो देखिए मैं चीज़ों को यहाँ पे कोरिलेट भी कर रहा हूँ। हाउ टू हॉल्ट हार्ट अटैक के साथ साथ इन चीज़ें भी जोड़ी हैं कि बॉडी देखिए हमारी एक कम्बिनेशन में काम करती है। ऐसा नहीं कि हार्ट अलग चल रहा है, ब्रेन अलग चल रहा है। हार्ट ही है जो सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है, वेदर इट इज आवर ब्रेन, वेदर इट इज आवर आइज, वेदर आवर रीनल सिस्टम, है ना, वेदर इट इज आवर नर्वस सिस्टम। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो हार्ट के माध्यम से मैं आपको इसके और रिस्क फैक्टर भी बताता चल रहा हूँ, क्योंकि कोई अलग चीज़ें नहीं होती हैं। लोग सोचते हैं कि हमारी किडनी में हो गया तो अच्छा किडनी में की बीमारी हो गई है, या पैरालिसिस हो गया तो कुछ ब्रेन में कुछ ऐसी अलग सी चीज़ हो गई। भाई ब्रेन में हुई तो है और सब कारण ब्रेन में नहीं है, कारण सिस्टमिक है। दैट इज हर जगह वो प्रोसेस हो रहा है। जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा हुई चीज़ है वहाँ पे आपको दिख गया और जहाँ नहीं हुई वहाँ पे आपको नहीं दिखा। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट्स का हार्ट अटैक होता है या फिर हार्ट अटैक हुआ है या ऐसे कोई लक्षण दिखे कभी या फिर कोई हिस्ट्री रही है तो ये सारे ऑर्गन्स का असेसमेंट होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है और ये ऑन रिसर्च भी है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि वो मैं अपनी तरफ से कोई थ्योरीज बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है उसका एक ओवरऑल चेकअप होना चाहिए। हार्ट का तो होगा ही होगा। देखिए हार्ट पे तो उसका एंजियोग्राफी भी हो, एंजियोप्लास्टी भी हो, उसको मेडिकेशन भी स्टार्ट हो जाती हैं जिसमें कि एंटीप्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, बीपी की दवाइयाँ रहती हैं। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ की दवाई तो चलती रहती है पेशेंट को। बट इनका दुष्प्रभाव और अंगों में क्या पड़ा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ हमें सारे ऑर्गन्स का, जिसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स, जैसे कि एक टारगेट था हार्ट किसके लिए, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी के लिए एक टारगेट बन गया, वो उसने वहाँ पे डैमेज किया। नेक्स्ट टारगेट में भी किडनी लीडिंग टू रीनल फेलियर, नेक्स्ट टारगेट में भी और ब्रेन लीडिंग टू स्ट्रोक, अनदर टारगेट में भी और रेटिना लीडिंग टू रेटिनोपैथी। सो एक ओवरऑल एक फिजिशियन को जरूर दिखाना चाहिए। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो हार्ट स्पेशलिस्टों से देखेंगे, वो इलाज चलता है, बट एक फिजिशियन को भी दिखाना चाहिए ताकि उसके सारी चीज़ें एज अ होल इन अ होलिस्टिक वे उसका अप्रोच करके उसके सारे रिस्क फैक्टर्स को देख के
उसको आगे कैसी मेडिकेशन चलनी चाहिए ताकि और चीज़ों का कॉम्प्लिकेशन आने से रोक सकें। अब मान लीजिए स्ट्रोक होगा, फिर वो किसी न्यूरो के पास जाते हैं उसमें पेशेंट। इसलिए जब भी हार्ट अटैक हो या कोई भी, मैं कहता हूँ फर्स्ट साइन आपको मिले किसी भी सिस्टमिक इलनेस का, जैसे कि ब्लड प्रेशर का या शुगर का, तो उसमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होना चाहिए। उससे हम बच सकते हैं, इन कॉम्प्लिकेशन से हमारा बचाव हो सकता है। और ये होती ही कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं कॉम्प्लिकेशन ले लेके, और ये वेल रिसर्च, वेल डॉक्यूमेंटेड, ऑन रिकॉर्ड है कि ब्लड प्रेशर के और डायबिटिक पेशेंट आर द हाईएस्ट रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बल्कि अभी तो कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड टाइम में भी डायबिटिक पेशेंट्स एंड कार्डियक पेशेंट्स हैड द हाईएस्ट रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी कुछ इन्वॉल्व होता है। डायबिटीज़ तो ऐसी बीमारी है इसमें कि शायद ही कोई अंग ऐसा हो हमारी बॉडी का जो इन्वॉल्व ना होता। बहुत से लोग आते हैं खाली शुगर की जांच लेके आएंगे मेरे पास और कहेंगे डॉक्टर साहब हमारा शुगर बढ़ा हुआ है, और दवाइयाँ अगर हम देखते हैं तो खाली एक शुगर की गोली खाते रहते हैं लोग, और वो सोचते हैं हमारा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कभी भी डायबिटीज़ खाली शुगर का बढ़ना नहीं होता है। डायबिटीज़ इज अ सिंड्रोम। शुगर का बढ़ना तो जस्ट अ पार्ट ऑफ डायबिटीज़। बाकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आगे चल के हार्ट अटैक, फालिस, गुर्दे खराब होना, आँख का पर्दा खराब होना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप जानेंगे तब इलाज कर पाएंगे। अब लोग सोचते हैं कि शुगर हमारा कंट्रोल है तो एवरीथिंग इज़ फाइन, वी आर जस्ट फाइन, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना। और शुगर भी कितना कंट्रोल होना चाहिए, ब्लड प्रेशर पेशेंट का कितना रहना चाहिए, कोई डायबिटिक पेशेंट है, ये भी एक चीज़ है। एंड ऑन रिकॉर्ड एंड ऑन रिसर्च फॉर अ डायबिटिक पेशेंट द बीपी शुड नॉट बी मोर देन 130/80, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं। फॉर अ नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल मीन्स हु इज नॉट डायबिटिक, अ हेल्दी इंडिविजुअल, 140/90 में भी है नॉर्मल, बट फॉर डायबिटिक पेशेंट वी हैव टू कीप अ बीपी लिटिल लोअर। तो इसलिए एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, और कोई पेशेंट को अगर है तो उन्हें एक डायबिटोलॉजिस्ट को या अच्छे फिजिशियन को जरूर दिखाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि खाली एक बीपी की गोली खा लेना, खाली एक शुगर की गोली खा लेना। और कई बार तो पेशेंट मैंने देखा है अपने आप ही दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अपने मेरे पास तो ऐसे पेशेंट भी आए हैं कई बार जो अपने फैमिली मेम्बर्स की दवाई स्टार्ट कर देते हैं। उनका शुगर बढ़ा तो उनके फैमिली में कोई दवाई ले रहा होता तो उसी की आधी गोली स्टार्ट कर देते हैं और फिर पूरी गोली कर देते हैं, बीपी की दवाई ले लेते हैं। ये सब प्लीज़ नहीं करना चाहिए। बीपी की इन्यूमरेबल दवाइयाँ हैं, कौन सी किसको दवाई देनी है, यही मेडिकल साइंस। अदरवाइज तो आदमी गूगल पे सर्च करता, बीपी की दवाई ढूंढता, उसे खिला देता, शुगर की दवाई ढूंढता। अब शुगर की दवाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे शुगर की ज़्यादा नहीं 5-7 ग्रुप्स है दवाइयों के जिसको हम यूज़ करते हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ हैं, मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन हैं वो एक ही सिस्टम पे काम करती है, दैट इज़ द बीटा सेल्स ऑफ आर पेनक्रियाज। और हमें बीटा सेल्स को बचा के रखना होता है, और बाई और मीन्स वी हैव टू लोअर डाउन ग्लूकोज, बिकॉज ओवर टाइम एज पेशेंट एज होती है तो बीमारी बढ़ती है, उन्हीं दवाइयों से शुगर कंट्रोल नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बीटा सेल्स डिप्लीशन शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो बहुत अच्छा कंट्रोल आएगा किसी भी दवाई से, मान लीजिए आपने सल्फोनाइड यूरिया दे दिया किसी को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, कहेगा डॉक्टर बहुत बढ़िया हमारा कंट्रोल आ गया, बट 6 महीने बाद आता कहता है डॉक्टर अब मेरा शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा उसी दवाई से। ये इसलिए नहीं आ रहा है कि हर दवाई का एक टारगेट है तो वहाँ पे काम कर रहा है, और उसकी एक लाइफ है, वो कब तक काम करेगा। तो इसमें दवाइयाँ बड़ी ही जुडिशियसली यूज़ करनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडेंस में लेना चाहिए, और फॉलो बहुत ज़रूरी है। फॉलो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में देखिए कोई बहुत सिम्टोमेटोलॉजी नहीं आती पेशेंट को। मान लीजिए पेशेंट किसी का 300 शुगर है, हो सकता है कुछ भी ना हो, और इसीलिए इन दोनों बीमारियों को साइलेंट किलर कहा गया। इसीलिए कहा गया साइलेंट किलर। किसी को बुखार होगा तो आपको फट से पता जाएगा इसको 101 बुखार है, किसी को छींक आ रही होगी तो आपको दूर से पता जाएगा इसको छींक आ रही है, इसको जुकाम हो रहा है, इसको वायरल फीवर हो रखा है, ये भी बता देंगे आप, या इसको एलर्जी हो रही है। बट डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आप दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते कि इसको डायबिटीज़, और इतनी खतरनाक बीमारी डायबिटीज़, और इतना कॉमन हो गया है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय चाइना में है, और उसके बाद दूसरा नंबर इंडिया का है। बट खराबी क्या है, आप पहचान नहीं पाएंगे इस पेशेंट को डायबिटीज़। इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे क्या है, इंडिया में जब हम परेशानी होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फॉरेन में क्या है, फॉरेन क्या कह लीजिए, मतलब जो थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं। इंडिया में तो अभी ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि हमारा देश थोड़ा इकोनॉमिकली हो सकता है उतना वो ना हो, थोड़ा हम अनअवेयर भी हैं, और फाइनेंशियल दिक्कतें भी हैं, सभी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है हमारे पास। वरना फॉरेन में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में वी हैव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर दीज टाइप ऑफ इलनेसेस, ताकि पेशेंट को स्क्रीन कर ले। जितना अर्ली हम डायग्नोज कर लें उतना अच्छा है, उतनी हम कॉम्प्लिकेशंस रेट कम कर सकते हैं, उतनी मोर्टेलिटी एसोसिएटेड कम कर सकते हैं।
इसलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैं सबसे कहूँगा दोज हु आर 25 और 30 एंड अबव, उनको ईयरली एक बार, इसको सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊँ, अपने बर्थडे से जोड़ना चाहिए। अपने बर्थडे पे सबसे पहला काम करिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, एक थायराइड, एक सीरम क्रेटिनिन और कोलेस्ट्रॉल की जांच। ये अगर आप करा लें तो मेजर ऑर्गन आपके कवर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि जो कार्डिक रिस्क है, हार्ट अटैक का रिस्क इन्हीं से जुड़ा हुआ है वो। और अगर आपको कोई भी चीज़ का पता चल जाता है, फिर आधा तो वॉर वहीं जीत लेते हैं हम। हाफ द बैटल इज वन व्हेन वी नो आवर एनिमी। तो अगर आपको पता चलेगा कि हाँ आपको स्टार्ट हो रहा है प्री डायबिटिक, मेरे बहुत से पेशेंट प्री डायबिटिक हैं। देखिए, जैसे अनअवेयर लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, वैसे ही बहुत अवेयर लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि हाँ इसको लेके बड़ा कॉशियस रहते हैं। वो बिल्कुल लापरवाही नहीं करते। तो हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उनमें से रहें जो कि बहुत अवेयर लोग हैं, क्योंकि अवेयर रहेंगे तो चीज़ों से बच पाएंगे। बच ऐसे पाएंगे कि आपको चीज़ें अगर पता चल जाएगी टाइम से तो आप एक्शन ले लेता है आदमी। मैं उनकी भी गलती नहीं कहूँगा जिनको हुआ है बेचारों को, या किसको हो रहा है प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हें पता नहीं था, और नहीं पता रहने से कैसे स्टेप ले पाएगा, कोई बताइए। आज आपको मैंने इतनी चीज़ें बताई हैं, आपको पता लगी तो आप कितना अवेयर हो गए इस फेसबुक लाइव के बाद। मेरे ख्याल से अगर इसमें 20% लोगों ने भी उस पर विचार करके ये एक्शन लिया तो ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर मैंने एक भी हार्ट अटैक बचा लिया इस माध्यम से, ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग भी देख रहे हैं, कम से कम एक फैमिली मेम्बर को या अपने एक रिलेटिव को या एक फ्रेंड को प्लीज़ जरूर बताएं इसके रिस्क फैक्टर्स को, है ना। हार्ट अटैक होने के बाद तो देखिए बहुत कुछ नहीं है, वो मेडिकेशन, एंजियोप्लास्टी एंड ऑल, बट उससे पहले ये जरूर है कि प्रिवेंट हार्ट अटैक। बट मैं कहूँगा प्रिवेंट हार्ट अटैक से पहले आप अवेयर हो जाए कि व्हाट इज हार्ट अटैक, है ना, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट। ये चीज़ है अभी। मेडिकेशन तो एवरीबडी नोज, आप गूगल पे आप, बल्कि आप अगर किसी एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट का पर्चा देखेंगे या बाईपास वाले, इट इज ऑलमोस्ट सेम। वही एंटी प्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, नाइट्रेट्स, दीज आर पार्ट। मैं शायद वो लोग समझ भी देंगे जो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, सबके पर्चे भी कॉमन दवाइयाँ होती हैं। बट इन दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े, मैं तो कहता हूँ, मैं तो इसमें कह रहा हूँ दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका हार्ट हेल्दी रहे तो इसके लिए बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। और वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? आपको स्क्रीनिंग से आएगी। तो हम स्क्रीन करना शुरू करें। साल में एक बार बर्थडे पे क्या करना है आपको? फास्टिंग स्टेट में आपको फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है, लिपिड प्रोफाइल कराना है, सीरम क्रिएटिनिन कराना है, यूरिन कराना है, और एक ईसीजी करा लीजिए और बीपी नपवा लीजिए। ईसीजी भी नहीं, बीपी कम से कम नपवा लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आप 50% अबव से तो अपनी बीमारी को आप ब्रॉड कर ले जाएंगे या उसे डायग्नोज कर ले जाएंगे उसे। और एक बार इनमें प्रॉब्लम आई, उनको रिपोर्ट्स को भी देके आप अपने आप एनालाइज मत करिए। हाँ, एक बार और करना चाहूँगा एक बात यहाँ पे, सेल्फ एनालिसिस रिपोर्ट्स का प्लीज़ मत किया करिए आप लोग, हमेशा एक डॉक्टर को करने दीजिए। हो सकता है कि आपको रिपोर्ट में कुछ चीज़ लग रही है एबनॉर्मल या नॉर्मल, और वो हो सकता है ना हो। इसीलिए अपने हर पेशेंट से कहता हूँ कि भाई हम लोग रिपोर्ट्स का इलाज नहीं करते हैं, हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए पेशेंट क्लिनिकली हम लोग असेस करते हैं, क्लिनिकली असेस करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वरना तो हर पेशेंट अपनी जांचें कराता और खुद ही डायग्नोस करके सब पता लगा लेता, बट ऐसा एक्चुअल या प्रैक्टिकल में होता नहीं है। तो आप ये टेस्ट मैंने इसलिए बताया है कि इनको लेके आप खुद मत जज करिए। गो टू डॉक्टर, गो टू फिजिशियन, हैव हिज ओपिनियन एंड हैव हिम डू योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन वंस, है ना। उसकी इंपॉर्टेंस आज भी बहुत है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसको कि हम लोग अब थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेशेंट लोड है, जो भी चीज़ें, टेक्नोलॉजी बहुत ऐड आ गई है। बट इट इज़ रेलिवेंट टुडे एंड मे बी इवन आफ्टर 100 ईयर्स के बाद भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की उतनी ही इंपॉर्टेंस रहेगी जितनी आज है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए खाली इन्वेस्टिगेशंस पे ही रिलाई नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन इसलिए मैंने बताया आपको कि एक रूटीन सी चीज़ है, बर्थडे से उसे इसलिए कोरिलेट किया कि आपको याद रहेगा। साल में एक बार आना है, साल में एक बार स्क्रीनिंग हो जाएगी। और वो पेशेंट तो जरूर कराएं जिनके फैमिली में एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये चीज़ें परिवार में चलती हैं, जैसे हार्ट की बीमारियाँ, डायबिटीज़, इवन ब्लड प्रेशर। तो जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है वो तो प्लीज़ जरूर कराएं अपना स्क्रीनिंग एक बार, और स्पेशली जो 30 ईयर्स एंड अबव हैं और डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या कार्डियोवास्कुलर डेथ या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या स्ट्रोक की हिस्ट्री है, वो प्लीज़ साल में एक बार अपना जरूर ये रिस्क जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं उसका असेसमेंट कराएं, ताकि हम चीज़ों को अर्ली डायग्नोज कर लें, अर्ली डिटेक्ट कर लें, और तभी मैनेज हो जाएं विदाउट कॉम्प्लिकेशन। आज हमारा सारा फोकस, चाहे वो डायबिटीज़ के पेशेंट हों, चाहे हार्ट के पेशेंट्स हों, या चाहे ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, मेरा जो मैं जैसे डायबिटीज़ की प्रैक्टिस मेन करता हूँ, बेसिकली आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट,
और मेरा एम ये रहता है कि सिर्फ पेशेंट का शुगर कंट्रोल ना करूँ, मैं पेशेंट को लाइफ लॉन्ग फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस रखूँ, क्योंकि आई एम नॉट ट्रीटिंग हिम और हर फॉर अ ईयर और टू और अ डे और टू. It is a lifelong illness and patient should be normal as those who are not diabetic, who are not hypertensive and in their productive years वो complication develop ही ना करें. और एक चीज़ और बता देना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि गरीब पेशेंट है उसको ज़्यादा अच्छा इलाज चाहिए. मेरा ऐसा पर्सनली इसलिए मानना है कि वो बेचारा ना तो बहुत बड़े अस्पताल कभी जा पाता है, ना कभी एंजियोप्लास्टी की सोच पाता है बेचारा. अगर उसको सही टाइम पे सही इलाज मिल जाए तो वो बेचारा कॉम्प्लिकेशन में ना पड़े, क्योंकि बेचारा अपनी बीमारी से तो नहीं, वो अपनी पैसे की दिक्कत से जो परेशान हो जाएगा बेचारा. बहुत होता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए गरीब आदमी के लिए, अगर आप सोचो तो बहुत ज़्यादा होता है, सोच भी नहीं सकता बेचारा. इसलिए मैं कहता हूँ गरीब आदमी कोई बोलता है कि पैसे की दिक्कत, मैं कहता हूँ तब तो और अच्छे से तुम इलाज कराओ अपना. और बहुत सिंपल मेडिकेशन है, ऐसा नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन है आजकल, बहुत अच्छी मेडिकेशन बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल सकती है पेशेंट को. बस पेशेंट को अवेयर होना है, बस सारी कहानी अवेयरनेस पे है ना. तो ये मैं सोची कि पेशेंट कोई गरीब है तो उसका अलग से एंजियोप्लास्टी होती है, पैसे वाले की अलग. बट पैसे वाला तो करा लेगा, पैसे वाला तो देखिए मेदांता भी चला जाएगा, अब्रॉड भी चला जाएगा, बट गरीब पेशेंट बेचारा कहाँ जाएगा. उसके लिए मेरा मैसेज खास तौर पे, प्लीज़ एक गरीब आदमी को अपने घर में जो आपके यहाँ काम करने लोग, आपके मेट्स हैं, आपके यहाँ जो लेबर्स काम करते हैं, प्लीज़ उनको जरूर बोलिए कि साल में एक बार अपना बीपी चेक करा लो, एक बार अपना शुगर चेक करा लो फास्ट. और ये बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं कि लेबर्स में नहीं हो रहा है, मेहनत कश लोगों में नहीं हो रहा बीपी शुगर, बहुत हो रहा है. बहुत से पेशेंट आते हैं पास डायबिटीज़ के, हार्ट अटैक करके, फालिज वाले. तो प्लीज़ मेरी ये भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने मेट्स को, अपने घर में काम करने वालों को ये चीज़ बताएं, उनका एक बार बीपी जरूर चेक करा देंगे, बीपी चेक करा दें, फास्टिंग शो करा दें, उससे 2 बीमारी तो बदल जाएंगी बेचारों को, क्योंकि वो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन लेके आता है. और कॉम्प्लिकेशन लेने के बाद क्या इलाज कराएगा ये आप सभी लोग जानते हैं, उसको बहुत कहना क्या है, कहाँ पहुँच पाएगा बेचारा, किसको दिखा पाएगा, कितनी एंजियोप्लास्टी करा पाएगा, ये सब मैटर ऑफ कंसर्न्स है, मैटर ऑफ रिसर्च है. ये सब चीज़ें हम लोग जो प्रैक्टिकली देखते हैं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, या कोई मैं हाई फाई बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं रोज़ देखता हूँ. मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी काम किया है, आज मैं अपना हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तभी मैं देख रहा हूँ. तो वहाँ पे मैंने बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पेशेंट्स को भी देखा है. इसलिए मेरा सारा एम उन्हीं पे रहता है कि वो बेचारे तो जा भी नहीं पाएंगे. मान लीजिए उनको पेट छाती में दर्द होगा तो गैस की दवाई खाते हैं लेके, वो तो सोचते भी नहीं कि हाँ ECG करा कोई चीज़ होती है. तो अगर हम सब लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी हम लोग वेल टू डू पर्सनस हैं, अपने मेट्स का कम से कम इतना बता दें कि हाँ इन चीज़ों से तुम बच सकते हो, ये फालिज और से, हार्ट अटैक से, इतना ही बहुत है. उनका फास्टिंग शुगर और बीपी रखवाने में कितना लगेगा बताइए. 50 रुपये का फास्टिंग शुगर हो जाएगा, कहीं पे अच्छी लैब में 50 रुपीज़ का, और बीपी कोई भी नाप देगा, चाहे तो सरकारी अस्पताल में नपवाने जाए. इतना अगर पेशेंट साल भर में वो भी कर ले तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये. और मेरा एम है, मेरा सपना है कि ये जो अवेयरनेस की चीज़ है ये उन पेशेंट तक पहुंचनी चाहिए, उन पेशेंट मतलब उन सब ग्रुप तक पहुंचनी चाहिए जो कि इससे बिल्कुल अनअवेयर हैं, जो कि परेशानी होने पे ही अस्पताल पहुंचता है, वो भी किसी तरह, जो कि पहले मेडिकल से कहीं दवाई ले लेगा, कहीं झोला छाप के चक्कर में पड़ जाते हैं. उनको मेरा टारगेट है, वो मेरे रियल टारगेट ऑडियंस है. सही बताऊँ तो आपको, अगर उनको पता चल जाए कि हाँ इस चीज़ से बच सकते हैं और एक बार करा ले तो क्या है, मुश्किल से 50 और बीपी नपाना सरकारी अस्पताल में कितना ही खर्चा होगा बताइए, कुछ भी नहीं है. बट उससे कितनी चीज़ों से बच गया हो, ज़िंदगी बच गई उसको. अगर मान लीजिए 100 में से 1 पेशेंट 2 पेशेंट को भी अगर बीपी और शुगर निकल आया, उन्होंने मैनेजमेंट कर लिया, दे आर सेव्ड, एंड दैट इज़ आवर अचीवमेंट. मेरे ख्याल से बहुत लंबा हो रहा है आज का सेशन. एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि कार्डिक रिहेबिलिटेशन, एक पार्ट होता है. जिन पेशेंट्स को रिसेंट हार्ट अटैक हुआ है और जिनको एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या उनको हार्ट फेलियर में चले गए हैं पेशेंट, वो पेशेंट इनका कि इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, या जो बाईपास के पेशेंट्स हैं, उनको भी रिहेबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है. खाली बाईपास करके पेशेंट को छोड़ देना ही हमारा पार्ट नहीं, हमारा एम नहीं होता. वी वांट देम टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल लाइफ आफ्टर दिस कार्डियक इवेंट. तो हमारा असली मकसद तब पूरा होता है जब पेशेंट वापस अपनी दुनिया में आ जाता है, वापस अपने काम पे आ जाता है, वापस अपने ऑफिस आ जाता है, वापस मॉर्निंग वॉक करने निकल जाता है, वापस एक्सरसाइज करने जाता है, जिम करना आता है. वो हमारा टारगेट है. सेम एक टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट रिहेबिलिटेशन है. और रिहेबिलिटेशन क्या मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो जाए पेशेंट. तो ये पार्ट ऑफ कार्डिक रिहेबिलिटेशन है और ये एक्सपर्ट गाइडेंस में ही होना चाहिए. और रिहेबिलिटेशन के बाद एक और चीज़ है कि रेगुलर फॉलोअप्स कराए पेशेंट का, वेट मैनेजमेंट,
ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, लिपिड मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मैनेजमेंट। अगर पेशेंट तंबाकू लेता है तो तुरंत छोड़े, स्मोकिंग तुरंत छोड़े। फिजिकल इनएक्टिव है तो उसको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए पेशेंट को। अंडर गाइडेंस आफ्टर कार्डियक अरेस्ट। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट, पेशेंट हार्ट अटैक के बाद बहुत से डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो गया, या कोई उसको कॉम्प्लिकेशन रह जाता है, कई बार लेट प्रेजेंटेशन हुआ, तो हमें उससे भी निकालना है पेशेंट को। तो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है हार्ट अटैक का। तो उसको बहुत बड़ा वो नहीं बना देना है कि तुम्हें हार्ट अटैक हो गया तो क्या हो गया। इट इज़ नॉर्मल इवेंट, इट नॉर्मल बीमारी की तरह उसको लेना है, उसको बस समझाना है चीज़ों को, सो दैट इट डजंट लैंड अप इन स्ट्रेस। एक वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्ड ही यहाँ से आया है कि इट हैज़ अ रोल इन कार्डियक प्रिवेंशन एज वेल एंड इवन आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक रिहेबिलिटेशन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है, और इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए। जैसे कि योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे को काम डाउन करती है, स्ट्रेस लेवल्स कम करती है, हमारे एंडोर्फिन हार्मोन्स को बढ़ाती है। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है आज की तारीख में हार्ट अटैक का, और डायबिटीज़ होने में भी इसका रोल है। ये रिसर्च प्रूवन है। तो अपने आप को हम सभी को डी स्ट्रेस करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है डी स्ट्रेस करने का? दूसरों की हेल्प करिए। मेरा जो मानना है कि दूसरों की हेल्प करिए। तो हेल्प भी ऐसी करिए कि आपको जिससे कोई लेना देना ना हो। ये नहीं किसी चीज़ के बदले हेल्प कर रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको बताया कि एक अपने पुअर पेशेंट की हेल्प कर दीजिए, अपनी मेट की हेल्प कर दीजिए, दैट इज़ रियल हेल्प। जहाँ से आपको कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, वो होनी चाहिए हेल्प। उस हेल्प से जो आपको खुशी मिलेगी वो आपको डी स्ट्रेस करेगी। कोई ऐसा काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। टारगेट्स नहीं पूरे करने हैं, दिल की भी कभी सुनिए। दिल की सुनेंगे तो दिल की बीमारी से दूर रहेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है ना। और लाइफ देखिए बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट इन द सेंस कि जब बीत जाती तब चलता है। आज हमारे ईयर्स पास हो गए, क्या कोई वापस कर सकता है? कभी वापस नहीं कर सकता। आने वाला टाइम जरूर हमारे पास है। इसलिए एक एक पल को चाहिए, एक एक पल, एक एक सेकेंड है हमारी लाइफ में मिला है, ये गॉड गिफ्ट है। ईच सेकेंड इज अ गॉड गिफ्ट। तो मैंने आपको डी स्ट्रेस से बता दिया, कैसे हार्ट की बीमारी से दूर रहें ये बताया, कैसे हार्ट अटैक से बचें ये भी बताया, और उसके बाद क्या करें ये भी बताया मैंने। तो आपने जितना भी मेरे से ग्रैस्प किया उसका 10% भी अगर आपके पास रह गया तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एंड आई एम रियली थैंकफुल। सारे ऑडियंस को मैं बहुत थैंकफुल, जिन्होंने इतने ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं। और मैं उसको बहुत ही डायरेक्टिव नहीं बनाया, मैंने उसको बहुत ही ऐसा नहीं बनाया कि एक लेक्चर टाइप का। इट इज़ लाइक इंटरेक्टिव, और बहुत कॉमन चीज़ों से मैंने शुरुआत की, बहुत कॉमन चीज़ें लेके चला मैं, और बहुत सिंपलेस्ट चीज़ों में, सिंपलेस्ट वे में मैंने समझाया, क्योंकि हम लोग रोज़मर्रा इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि कोई पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में है। सही बताऊँ, मैं नहीं चाहता कोई पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में है, कोई रीनल फेलियर में है। हम चाहते हैं पेशेंट को जैसी डायबिटीज़ हो तुरंत आ जाए हमारे पास, तो हम उसकी बेस्ट हेल्प कर पाएंगे। यही मेरा है। हम कभी नहीं चाहते कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशंस का आज भी 100% इलाज दुनिया में कहीं नहीं है। इंडिया तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं नहीं है चीज़ों का। सब रिसर्च लेवल पर बहुत कुछ हो रहा है। एक क्लास में चलते चलते आपको बताया था कि आप अपना डायबिटीज़ का रिस्क कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर है, उसको MDRF स्कोर बोलते हैं। उसमें एज, फैमिली हिस्ट्री, वेस्ट सर्कमफ्रेंस और फिजिकल एक्टिविटी, इनके पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं। तो अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो उसमें 0 पॉइंट्स हैं। 35 से आप 49 साल के, दैट इज़ 49 ईयर्स के हैं, तो उसमें 20 पॉइंट दीजिए अपने आप को। मोर देन 50 हैं, मोर देन 50 ईयर्स, तो 30 पॉइंट दीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। जितने लोग देख रहे हैं अपना डायबिटीज़ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फेसबुक लाइव प्रोग्राम में चलते चलते, सबके लिए ही। ठीक है, आपकी एज अगर 35 से कम है तो 0 पॉइंट, 35 से 49 है, 35 to 49 है तो 20 पॉइंट्स, मोर देन 50 है तो 30 पॉइंट दीजिए। इनको जोड़ते रहिएगा। नेक्स्ट आइए फैमिली हिस्ट्री पे। अगर फैमिली हिस्ट्री में नो डायबिटीज़ इन पेशेंट, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 0 पॉइंट। 1 पेरेंट इज डायबिटिक, मगर आपके माता पिता में से कोई एक को डायबिटीज़ है, किसी एक को, तो आप 10 नंबर दीजिए अपने को। अगर दोनों लोग को डायबिटीज़ है, मतलब मदर एंड फादर दोनों को डायबिटीज़ है, तो 20 पॉइंट दीजिए। ठीक, सेकेंड पॉइंट हो गया फैमिली हिस्ट्री। इन तीनों का मैंने बता दिया आपको। तीसरे पे आते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस। अगर आप मेल हैं और आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 से कम है तो 0 पॉइंट्स, 90 से 99 सेंटीमीटर्स है 10 पॉइंट्स, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स है तो 20 पॉइंट्स दीजिए। फीमेल्स के लिए
अगर आपका लेस देन 80 है तो 0 पॉइंट्स, 80 to 89 है तो 10 पॉइंट्स, मोर देन 90 सेंटीमीटर है आपका वेस्ट तो 20 पॉइंट दीजिए। ये तीसरा पॉइंट था वेस्ट सर्कमफ्रेंस। तो हमने एज पे दिया पॉइंट्स, फैमिली हिस्ट्री, तीसरा वेस्ट सर्कमफ्रेंस। चौथा फिजिकल एक्टिविटी पे, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अच्छी खासी या और घर का भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स और वर्क पे भी हैं तो 0 पॉइंट दीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं घर पे, इन दोनों में से कोई एक। अगर एक्सरसाइज और आप अच्छा खासा काम करते हैं अपने कार्यस्थल पे या घर पे दोनों तो 0 पॉइंट। अगर सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं या सिर्फ घर में काम करते हैं तो 10 पॉइंट्स। अगर ना एक्सरसाइज करते हैं और आप घर में भी कोई काम नहीं करते हैं तो 30 पॉइंट्स। ठीक, इनको आप जितने जितने पॉइंट्स आपको मिले इन पॉइंट्स को आप जोड़ लीजिए। अगर आपका स्कोर मोर देन 60 आ रहा है तो आप बहुत हाई रिस्क पे हैं डायबिटीज के। अगर आपका स्कोर 30 से 50 तक है तो आप मॉडरेट रिस्क में हैं, मतलब आपको होने के चांसेस हैं। मोर देन 60 तो बहुत चांसेस हैं, इसमें होने के चांसेस हैं। लेस देन 30 है तो बहुत कम चांसेस हैं, हो तो उसको भी सकते हैं, इसको कोई रिस्क नहीं है, बट बहुत कम चांसेस हो जाते हैं अगर आपका स्कोर लेस देन 30 है। तो ये मैंने आपको इंडियन डायबिटीज रिस्क स्कोर बता दिया और अपना आप रिस्क खुद ही निकाल सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो डायबिटीज़ होने की संभावना कितनी है या फिर नहीं है, आप जान सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको कार्डियक रिस्क भी निकालना बताऊंगा आपको। देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं घर बैठे अपने स्क्रीन पे, अपने मोबाइल पे ही अपनी बीमारी के बारे में असेस कर लें, अपना रिस्क असेस कर लें, अपना हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है आपको घर पता जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी आज की तारीख में, है ना। तो इसके लिए एक फ्रेमिंगम रिस्क प्रोफाइलिंग है। ये तो मैंने अभी बताया था आपको डायबिटीज़ का, अब मैं आपको बता रहा हूँ कार्डियक रिस्क का, मतलब आपको हार्ट अटैक का कितना रिस्क है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का कितना रिस्क फैक्टर है। तो इसके लिए एक फ्रेमिंगम रिस्क प्रोफाइल, एक फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी हुई थी, तो ऐसे ही फ्रेमिंगम हार्ट रिस्क प्रोफाइल है, CV रिस्क प्रोफाइल, उसको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि एज, आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन दैट इज HDL। इसके बाद अगर आप सिगरेट स्मोक करते हैं या नहीं, आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, और आप BP की दवाई खाते हैं कि नहीं, ये पॉइंट्स कुछ लेके इस रिस्क फैक्टर में कुछ वेरिएबल्स हैं, उनसे आपको अगर फॉर्मूला में लगाएंगे ये सब चीज़ों को तो आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी पता चल सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, नॉर्मल हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत। इन सब चीज़ों को भी आप जान के अपना हार्ट का रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने आप को, अगर आपको लगता है तो उसको असेस मत करिए, चीज़ों को अपने एनालाइज मत करिए, आप एक फिजिशियन से मिलकर अपना डेफिनेटली आप चीज़ें कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से ही खाली नहीं करना है, इस फॉर्मूले को लेके भी आप रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं जो आपसे डॉक्टर पूछता है, आपको जो देखता है, तब आपका रिस्क प्रोफाइलिंग होती है। और ये कार्डियक रिस्क प्रोफाइलिंग है जिनको की प्रायर हिस्ट्री नहीं है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, और ये आपको अगले 10 साल में कितने चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के वो बताता है। अगले 10 साल में स्ट्रोक होने के कितने चांसेस हैं, या फिर आपको हार्ट अटैक से मृत्यु होने के कितने चांसेस है अगले, या कितना रिस्क फैक्टर अगले 10 साल में, ये बताता है। अगर पेशेंट को हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री कब बोलेंगे, जब पेशेंट को कुछ हो चुका है, पहले ब्लॉक्ड आर्टरीज हो चुकी है, स्ट्रोक हो चुका है, हार्ट फेलियर, उसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ। ये जो फॉर्मूला है बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, कई बार ओवर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट भी करता है, इसलिए अपने डॉक्टर से आप जरूर मिलिए कार्डियक रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए। ये सब चीज़ें तो उसकी पार्ट थी कि एज कितनी है आपकी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, HDL कितना है, LDL कितना है स्मोक करने के लिए। तो ये चीज़ है, आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे स्केल्स अवेलेबल हैं टू असेस दीज रिस्क फैक्टर्स। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं, मैं इसमें जवाब देता रहूँगा। अगर इसमें आता रहेगा तो मैं इसमें आपको जवाब देता रहूँगा। इसमें लोग उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं नॉर्मल हूँ और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, मैं जिम जाता हूँ रेगुलरली, तो भी क्या मुझे हार्ट अटैक की संभावना है? बिल्कुल। इसमें आपका हमें फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, आपका रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, जैसे आपका HDL लेवल कितना है, आपका LDL लेवल कितना है, आपका शुगर प्रोफाइल कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो पता नहीं रहती हैं। हेल्दी इंडिविजुअल में लुक हेल्दी बट मे नॉट बी हेल्दी, तो आपको भी बिल्कुल रिस्क रहेगा और असेसमेंट कराना चाहिए, हर हेल्दी इंडिविजुअल को ही कराना चाहिए स्क्रीनिंग।
screening is for healthy individuals. So I think I have covered most of the things, and now I would like to say goodbye to all of you and thank you for so well participation. As I can see, there are more than 1,000 people watching it right now. So it was a wonderful evening this today. Thank you so much. Thank you so much. और जो मैंने आपसे promises ली है प्लीज़ उनको जरूर करिएगा. जो मैंने मेड वाला बताया था, पुअर पेशेंट का बताया था, और जो मैंने आपको बताया था कि बर्थडे में अपना स्क्रीनिंग करनी है आपको, वो प्लीज़ 2-3 चीज़ें कर लीजिए, तब इसको मैं बिल्कुल मानूंगा कि मेरा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल. Thank you so much. Had a wonderful time with you all. Now signing off, this is Dr. Abhishek Gupta from Rudhpur Siddhivinayak Hospital, dedicated to diabetes and heart care, Uttarakhand. Goodbye. Bye.